अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 साल के तवील अरसे बाद आईसीसी के ये चौथा टूर्नामेंट है जिसमें पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे राउंड का यानी दूसरे मरहले का चेहरा देखने जा रही है 4 साल बाद। आखिरी मर्तबा 2022 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सेकंड राउंड खेला, फिर सेमीफाइनल खेला और फिर फाइनल खेला। उसके बाद इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले राउंड से बाहर हुई। अमेरिका में टी20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ। और लास्ट ईयर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई जिसके पहले राउंड से ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम आउट हुई थी। तो ये 4 साल में पहला ऐसा टूर्नामेंट आया है जिसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ी आसानी के साथ दूसरा राउंड जो है वो पाकिस्तान को नसीब हुआ है। अब शुक्रिया किसका अदा किया जाए? शाहीन शाह अफरीदी का, जो कि आज बेंच पर बैठे और पाकिस्तान ने 102 रन से फतह हासिल की, या बाबर आजम का शुक्रिया अदा किया जाए जिनको आज बैटिंग ही नहीं दी गई है, या माइक हेसन का शुक्रिया अदा किया जाए जो आज ड्रेसिंग रूम में बैठे सलमान अली आगा के साथ थोड़ा गर्मी सर्दी की फुटेजेस हमने देखी हैं। शायद वो इस बात पे नाराज हो रहे होंगे कि बाबर बेंच पे बैठा हुआ है, शायद सलमान वकालत कर रहे होंगे। गुमान किया जाता है, पता किसी को नहीं है वहां पर क्या बात हुई है, जस्ट एक गुमान के तौर के ऊपर कि ख्वाजा नाफे को आपने ऊपर भेज दिया, आपने शादाब को ऊपर भेज दिया। तो शायद माइक हेसन को अदराक तो हुआ है इस बात का। मैं कल 2 दिन से स्टोरियां कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि साहबजादा फरहान को बेंच पर बिठाने की बातें हो रही थी। हालांकि उसने अमेरिका के खिलाफ भी स्कोर किया हुआ था, उसने नीदरलैंड के खिलाफ भी स्कोर किया हुआ था, बट इंडिया के खिलाफ एक रफ शॉट मारने के बाद उसको यह सजा देनी नहीं बनती थी। उसने आज प्रूव किया है कि अगर उसे मुसलसल चांसेस मिलते रहे तो वो आज टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए अहमद शहजाद के बाद दूसरा बल्लेबाज बना है। अहमद शहजाद शायद आज से कोई 10 साल पहले उसने सेंचुरी स्कोर की होगी, तो इस दौरान कितने टी20 वर्ल्ड कप आए, लेकिन आज उसने 100 स्कोर किया पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग पोजीशन के ऊपर। और बहुत सारे ओपनिंग पोजीशन के ऊपर बैट्समैन पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप में बैटिंग कर चुके हैं, बट सेंचुरी अहमद शहजाद के बाद आज साहबजादा को नसीब हुई है। तो शुक्रिया किसका अदा किया जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेकंड राउंड तक पहुंची है। यकीनी तौर के ऊपर माइक हेसन को देर से एहसास जरूर हुआ, लेकिन एहसास हुआ है। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी जो कल तक प्लेइंग 11 का हिस्सा था और जो बाबर आजम कल तक पाकिस्तान की टीम के अंदर भाई ओपनिंग पे आ रहा है, सारे ऑप्शन डिस्कस किए जा रहे थे ना, बट आज उसको बैटिंग नहीं मिली है। तो एक चीज प्रूव हुई है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये पाकिस्तान की टीम है, ये ना तो किसी सीनियर प्लेयर की टीम है, ना ये मैनेजमेंट के किसी बंदे की टीम है, ये हम सब की टीम है। एक बात साबित हो गई कि शाहीन के बगैर आप किसी भी टीम को 100 पे आउट कर सकते हैं और बाबर की टी20 के अंदर बैटिंग किए बगैर आप 200 रन क्रॉस कर सकते हैं। तो एक और चीज भी आज वाजे हो गई कि पाकिस्तान टीम के अंदर तब्दीलियां नागुजीर थीं और वो तब्दीलियां बनती थीं। बाबर आजम को आप आज के मैच में ड्रॉप ही समझिए, उसको क्यों प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया गया, उसको बैटिंग क्यों नहीं दी गई? क्या आगा ने बैटिंग नहीं दी या उसको बैटिंग माइक हेसन ने दी? लेकिन जिसका भी फैसला है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान ने 200 रन क्रॉस किए हैं। बाकी आज शादाब भी चल गया, आज उस्मान तारिक को भी 4 विकेटें मिल गई, शादाब को विकेटें मिल गई, नवाज को विकेटें मिल गई। तो फिर अगर हमने बंदे अकोमोडेट करने वाली पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा होना है तो फिर आज शाहीन को खिला देते, 2-3 आउट उसके आ जाते, बाबर को बैटिंग करवा देते, 30-40 रन उसका आ जाता। लेकिन खुदा के लिए मेरिट के ऊपर फैसले किए जाएं। जो आप 15 यहां श्रीलंका लेके आए हुए हैं, ये तमाम 15 कारआमद हैं। साबित कर दिया ना आज साहबजादा ने, जिसको ड्रॉप करने की बातें चल रही थी। उस्मान तारिक ने अपनी पोजीशन आज साबित कर दी। और बाय द वे, इस टी20 वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा फहीम अशरफ साहब ने 2 ओवर भी किए और पहले दोनों ओवर उसको दिए गए। एक एंड से सलमान मिर्जा ने बॉलिंग किया, ठीक है, 30, 32, 35 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की, उन्होंने राणा को एक दो छक्के भी लगाए, लेकिन आपने फिर मैच के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत किया है। तो ये तब्दीलियां नागुजीर थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। आज के मैच में आप यूं समझिए कि बाबर भी नहीं खेला, गो के प्लेइंग 11 का हिस्सा था, लेकिन उसको बैटिंग नहीं दी गई। अगर बाबर आजम टी20 तर्ज के मिजाज की बैटिंग कर रहा होता तो उसको आगा और हेसन, अब मुझे तो यह भी नहीं समझ आ रही है मैं किससे ये सवाल करूं और कौन इस बात का जवाब देगा कि उसको प्लेइंग 11 के अंदर आगा ने शामिल किया था या उसको प्लेइंग 11 के अंदर बाबर को माइक हेसन ने शामिल किया था। और यह भी कोई किसी को नहीं पता कि उसको बैटिंग के लिए क्या आगा ने नहीं भेजा या हेसन ने नहीं भेजा। लेकिन साबित यह हो गया है कि इन सीनियर प्लेयर्स के जो कि टीम टी20 फॉर्मेट के ऊपर पाकिस्तानी टीम के ऊपर बोझ बन चुके हैं, भाड़ में जाए वो लोग जिनको बुरा लगता है। हमने 4 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया है। 4 साल बाद ये चौथा इवेंट है। इंडिया वाले वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ? आपको हर बड़ी टीम ने लताड़ के फेंक दिया, सवाए न्यूजीलैंड में फखर जमान की जो सेंचुरी थी उसके। अमेरिका वाले टी20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ? चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ? सो शुक्र है कि हमने एक अगला मरहला
आज क्वालिफाई कर लिया। और मैं ये तवक्को करूंगा, इंडिया वाला मैच हारने के बाद जब हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि अगर इस टीम के अंदर मेरिट के ऊपर तब्दीलियां की जाएं और जो टीम के ऊपर बोझ बन चुके हैं अगर उनको बेंच के ऊपर बिठा दिया जाए तो यह टीम अगले सुपर 8 के अपने तीनों मैचेस जीत सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत सकती है, इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत सकती है, श्रीलंका को भी जीत सकती है। और आपके लिए पहला मैच जीतना बहुत जरूरी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि पाली केले जब कैंडी के अंदर टूर्नामेंट के अगले राउंड के मैचेस शिफ्ट होंगे तो वहां पर बारिशों का खतरा है। आप पहले मैच में हार के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अगले राउंड तक क्वालिफाई करना, तो सेमीफाइनल तक आप पहुंच सकते हैं। और सेमीफाइनल में आप बेहतर परफॉर्म कीजिए, पता नहीं इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच सकता है या हम पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, दोनों टीमों का कुछ पता नहीं है, लेकिन दोबारा एक दूसरे के साथ दोनों आमने सामने आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने नबीबा को शिकस्त दी और इस अंदाज के साथ दी कि कहीं पर भी मैच में नबीबा नहीं था। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान पिछले 1-2 वर्षों में जितनी क्रिकेट खेला है छोटी टीमों के खिलाफ ऐसे ही जीतता आया है, बल्कि हमने छोटी टीमों के खिलाफ ज्यादा मतलब खेला है और बड़ा कन्विंसिंगली जीता है। सो आज के मैच के ऊपर हम अगर ये कहें कि पाकिस्तान टीम इज बैक ऑन ट्रैक तो शायद गलत होगा ये कहना, क्योंकि छोटी टीमें जो होती है ना वो बीच में एक आधा जिसे बोलते हैं पैचेस बेहतर खेलती हैं, उसके अलावा कहीं मैच में नजर नहीं आती। अगरचे पाकिस्तान ने एक पैच भी नबीबे को नहीं दिया वाइल वी आर बैटिंग, जहां हम बॉलिंग कर रहे थे। साबदा फरहान जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए और उसकी जगह पे बाबर आजम आ जाएं या फखर जमान आ जाए, आई वॉज द ओनली वन जो कह रहे थे कि अगर साबिजा फरहान को आपने ड्रॉप किया इसका मतलब है कि आप पैनिक बटन दबा चुके हैं, इसका मतलब है आप भूल चुके हैं कि वर्ल्ड कप में आप क्या सबक याद करके आए थे या आपको करना क्या है। अभी भी मुझे लगता है अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ मैच के ऊपर बात करेंगे, कुछ आगे की बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान इस कॉम्बिनेशन के साथ आगे चल सकता है। मेरा मानना है बिल्कुल नहीं चल सकता। आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड, बट ये कॉम्बिनेशन आपका आगे नहीं चलेगा। आई एम टेलिंग यू, आपके दोस्त, आपकी स्ट्रेंथ, नो डाउट आज आपने बैटिंग अपनी थोड़ी बेहतर की। ख्वाजा नाफे के ऊपर मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि ख्वाजा नाफे पाकिस्तान के एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। आपने पता नहीं कहां मतलब वर्ल्ड कप में सीधा डाल दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के दिन वो 50 भी कर जाते 15-20 बॉलों पे, तब भी मेरा यही कहना था। ये नहीं कि आज वो रन बने नहीं कर पाए, बट मेरा मानना है कि जहां प्रेशर कंडीशन होगी, हाँ जहां पट्टी पिच हो ना पाले के लिए वगैरह में शायद उनका कुछ चल जाए, मगर जहां पे स्लो पिच है, जहां पे स्पिनर का कुछ है, वहां पे ख्वाजा नाफे नहीं चल पाएंगे। ये मेरा डर है, हो सकता है मैं गलत साबित हूं, क्योंकि ज्यादा नहीं खेले हुए हैं वो, क्रिकेट नहीं खेले हुए फर्स्ट क्लास, और इन सब चीज़ों से होके नहीं आया। अपने डायरेक्ट वर्ल्ड कप में डाला, बॉलर्स को डालते हैं बैट्समैन। पर कमिंग बैक टू साबिजा फरहान, उन्होंने कमाल इनिंग खेली है। और अगर आप उनकी पहली 50 और दूसरी 50 यानी सेंचुरी की है, पहली दूसरी का फर्क देखें तो दूसरी 50 उनकी 20 बॉलों के ऊपर हुई है। सो उनके ऊपर जो आता था ना कि ऊपर से तेज खेलते हैं नीचे स्लो हो जाते हैं, तो साबिजा फरहान ने अब नीचे से तेज खेला। एक्चुअली में 20 बॉलों पे 50 तेज 50 होती है। मुझे लगता है कि बहुत मंजी हुई उन्होंने इनिंग खेली, मगर एक चीज़ का छोटा सा गिला, मेरा बिल्कुल छोटा सा शिकवा है, वो ये है कि जब वो 99 के ऊपर थे ना, उन्होंने लास्ट ओवर चल रहा था, ठीक है नबीबे के खिलाफ आप 199 रन करके आप कंफर्टेबली जीते जाएंगे, बट मैं सिर्फ इंटेंट की बात कर रहा हूं। वहां पे जो सिंगल करके उन्होंने 100 किया ना, मुझे थोड़ा सा लगा यार आप बड़े प्लेयर हो, ये छोटी मोटी चीजों पे मत पड़ो कि 100 हो जाएगा सिंगल करो, आपको शॉट ही मारना चाहिए था। वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकेट दे भी जाते, शो होता है कि यार बड़ा प्लेयर है, बड़ी इंटेंट के साथ खेलता है और टीम के लिए खेल रहा है। नो डाउट 99 भी आपकी टीम के लिए थे और 100 भी टीम के लिए, बट वहां पे मुझे हुआ कि यार लास्ट ओवर चल रहा है, आप खेलिए, आप मतलब इतने पीछे प्लेयर बैठे हुए हैं, आप क्या, ठीक है वो लोग कहेंगे यार क्या फर्क पड़ता है, अगर बाउंड्री भी मिल जाती तो 3 ही रन ऐड होने थे, बट आप इंटेंट दिखाते हो, आप अपनी मेंटालिटी दिखाते हो कि आपके लिए 50-100 मैटर नहीं कर रहा, आप आए और कुछ बड़ा ही कर रहे हैं। सो ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है बहुत से लोग इससे इख्तिलाफ करें। बट आज आपने शादाब खान की बॉलिंग देखी, कमाल गुगली, कमाल टर्न, लेग ब्रेक, ऐसा हो रहा था, लग रहा था शेन वॉर्न की टीमों कॉपी बॉल कर रही है। नो डाउट मुनासिब बॉलर है, नवाज ने भी ठीक बॉल की, खैर उस्मान तारिक तो है ही, उस्मान तारिक उन्होंने जो एक ओवर में दो आउट कर दी, खासकर जो गुगली बिल्कुल रीड नहीं होगा, नबीबी है उनसे रीड होनी भी नहीं थी, उससे नहीं होनी है। मतलब देखिए इंडिया जो वर्ल्ड बेस्ट है, दे आर द बेस्ट अगेंस्ट स्पिनर, उन्होंने उस्मान तारिक को बिल्कुल सुकून से लिया, 6 की इकोनॉमी के साथ खेले, सिंगल डबल 2 बाउंड्रियां पूरे 4 ओवर के अंदर लगे, वो भी आखिरी ओवर में जाके शिवम दुबे, जब मैच का 19वां ओवर था तो शिवम दुबे बाहर निकल के चौका मारा था। तो मैं फर्क ये बताना चाह रहा हूं कि बड़ी टीमें किस तरह खेलती हैं और छोटी टीमें किस तरह खेलती हैं। सो आगे जाके आपका न्यूजीलैंड के साथ मैच है प्रेमादासा में। अनफॉर्चुनेट ये है कि मुझे सुपर 8 में जो पाकिस्तान के साथ मुकाबले में थोड़ी सी आसान टीम लग रही है वो इंग्लैंड है, लेकिन उनके साथ पाले के लिए में जो उनको सूट करेगा, जहां पे इतना स्पिन नहीं होगा और सब चीजें नहीं है, हाई स्कोरिंग रन हो सकते हैं, छोटा ग्राउंड है, स्पिनर्स का भी वो जादू नहीं चल पाता, वो सूट करता है। प्रेमादासा पाकिस्तान को सूट करता है, मगर वहां पे न्यूजीलैंड के साथ मैच है जिनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। सो मुझे ये लगता है कि अबरार को निकालना गलत है पाकिस्तान का। मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं, अबरार के साथ आपको जाना चाहिए, ही इज द मेन स्पिनर। आप दोनों ऑलराउंडर में से किसी को एक को ड्रॉप कर दें। आज अगर आप शादाब खान की इनिंग भी देखें तो 120-22 की स्ट्राइक रेट के साथ था, आखिरी 4 में से 2 बॉलों पे छक्के लगाए हैं तो उनकी स्ट्राइक रेट बेहतर आई है। सो 19 बॉल पे शायद 22-23 रन या 24 रन थे उनके, उसके बाद आखिरी 4 में से 2 छक्के लग गए, ठीक है वो 2 छक्के भी तो उनकी इनिंग की है, मैं मान लेता हूँ, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि ये आज बाबर आजम को नीचे रखा जो कि ऑन द डे होती है आपकी स्ट्रेटजी, वो ठीक है, बट मेरा मानना है कि शादाब खान जो है ना वो नीचे आकर 1-2 ओवर बड़े अच्छे स्लॉग कर लेते हैं। बाबर आजम को चांस नहीं दिया, शायद छोटी टीम के खिलाफ चांस देते एक थोड़ा सा बेहतर रहता है। खैर नहीं भी दिया कोई मसला नहीं है, ये नहीं कि बाबर आजम को छोटी टीम के आगे नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, इन चीज़ों के ऊपर मैं जाना नहीं चाह रहा। अगर स्ट्रेटजी थी टीम की कि नहीं हमें शादाब को ऊपर भेजना और 200+ रन बनाने हैं ताकि थोड़ा तेज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है।
ये क्रिकेट T20 में ऐसा होता है, अगर आपके ऊपर के बैट्समैन लंबा खेल रहे हैं तो आपको नीचे नजर आ रहा है कि 5-6 ओवर रह गए हैं, बाबर आजम को भेजने का फायदा नहीं बनता, तो ना भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई वो भी नहीं है। सो ठीक है, मगर शदाब ने भी वो इनिंग नहीं खेली जिसके लिए उनको भेजा गया। खैर बेहतर खेल गया, बॉलिंग बेहतर कर गया। बाकी आज तो पाकिस्तान का ये हो रहा था, उस्मान खान भी एडम गिलक्रिस्ट टाइम नजर आ रहे थे, शदाब खान की भी शेन वॉर्न वाली रूह थी, और सब अच्छा हो रहा था। जो थ्रो हैं वो भी विकेट पे लग रही थी, रनआउट भी आ रहे थे, बॉल भी जबरदस्त हो रही थी, सब अच्छा लग रहा था। उसकी वजह दोस्तों, अब फर्क देखिए, शदाब खान ने जब पहला बॉल डाला था ना ईशान किशन को, उठा के डाला था, फेंका था उसने। तो यहाँ पे छोटी टीमें वो टर्न से घबराती हैं। जब कोई डिफेंड खेलता है तो फिर आपका लेग स्पिनर तगड़ा होता है, उसको लाइन लेंथ बनाने में फायदा मिल जाता है, गुगली लेग ब्रेक दोनों चलती हैं। सो ये फर्क है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि हम सुपर 8 में पहुंच गए हैं, बहुत इजी जीत हमें मिली है। नबीबिया भी हमें पहले डर लग रहा था, तो इजी जीत मिल गई है, मगर सुपर 8 का मैं आई एम वेरी डाउटफुल इस कॉम्बिनेशन के साथ। मुझे लगता है कि आप दो ऑलराउंडर नवाज और शदाब में से किसी एक को बिठाकर, आप में भी शदाब को बिठाकर आप अबरार को लाना होगा। एक बैट्समैन कम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो आपको करना ही पड़ेगा, वरना इस बॉलिंग अटैक के साथ आप न्यूजीलैंड को नहीं पकड़ सकेंगे। आई एम टेलिंग यू, इसके साथ नहीं पकड़ सकते। अगेन सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की। ये भी एक चीज़ है, सलमान मिर्जा के ऊपर ना हम हमेशा ये मतलब लेके चलते हैं कि यार सीनियर खिलाने हैं, ये सिर्फ हमारी स्ट्रेटजी होती है, बट दुनिया जो है वो देखती है कि कौन फॉर्म में है। तो सलमान मिर्जा अच्छी फॉर्म के साथ बॉल कर रहे थे, खासकर नई बॉल तो वो अच्छी करते हैं, तो उन्होंने आज भी अच्छा किया। मतलब रिदम है और सब चीज़ें हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन रखना, जो कि को रखना ही है, अगरचे फहीम अशरफ नई बॉल के साथ इतने इफेक्टिव नजर नहीं आए, एक उनका कैच भी ड्रॉप हुआ। अच्छा, एक और चीज़ कैच ड्रॉप से मुझे याद आ गया, ये छोटी टीम है, जिसने 100 किया साउदा फरहान ने, वो कैच भी उनका कैच भी ड्रॉप हुआ। साइम अयूब अगरचे बड़ी नहीं खेल पाए, उनका भी कैच ड्रॉप हुआ। सो बड़ी टीमें ये चांस नहीं देती। फिर आपका जो 200 रन है ना, जब आपके ओपनर ऊपर जल्दी आउट होते हैं, नीचे आपके रन ऑलरेडी नहीं आ रहे हैं, सो वहां पे प्रॉब्लम आता है। बड़ी टीमें आपको इस तरह की चांस नहीं देंगी, बड़ी टीमें आपको इस तरह से खुला खेलने नहीं देंगी। सो चीजें हैं, मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन, आई डोंट नो, मुझे लगता है ये पाकिस्तान को हंट कर सकता है ये कॉम्बिनेशन। इसमें बदलाव है, आपको अबरार उस्मान तारिक की जोड़ी नहीं तोड़नी है। मुझे याद है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेला था, कैम्बरा होबार्ट वगैरह में, वहां पर भी उन्होंने स्पिनर्स लगा के रखे थे, क्योंकि उनको स्पिन उनकी स्ट्रेंथ है। वहां पे अक्षर पटेल भी खेले, उनको वरन भी खेले। अगरचे कुलदीप को पहले 1-2 T20 के बाद ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि सीना कंट्री के खिलाफ कुलदीप का इतना अच्छा है नहीं है, मगर आपके स्पिनर उस्मान तारिक और अबरार दोनों ठीक हैं। एक इंडिया के खिलाफ मैच रन हो गए, अबरार को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप अबरार के बगैर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कोलंबो का प्रेमदास, आप तो एसएससी में हुआ, प्रेमदास की कंडीशन को देख के हम अबरार को एड ऑन कर लें, बट हम फिर ख्वाजा नाफिक को बाहर बिठाएंगे या किसको बिठाएंगे, ये बहुत खास है। मुझे लगता है कि बैट्समैन को नहीं बिठाना, वो चाहे ख्वाजा नाफिक खेल रहे हो या फखर जमान खेल रहे हो, आपको स्पिन ऑलराउंडर में से किसी एक को बिठाना है। बाकी कॉम्बिनेशन ठीक है, फहीम अशरफ आपके हैं, और साथ में एक रेगुलर फास्ट बॉलर है, और 2 रेगुलर स्पिनर जिसमें अबरार और उस्मान तारिक होंगे, प्लस नवाज या शदाब खान, दोनों में से कोई एक, और साइम अयूब आपके ओवर करें। सो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और पाकिस्तान के जो आगे मैचेस हैं वो 21 फेब को न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा प्रेमदासा में, बाकी 24 और 28 को इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ पाले किले में है। सो ये है आगे कठिन मरहला, इसमें कोई आपको नमीबिया, नीदरलैंड, यूएसए नहीं मिल रहा, सब आपको टॉप की टीमें मिल रही हैं। और अगरचे रैंकिंग वाइज श्रीलंका आपसे कम है, मगर ऑन द डे मतलब अंडर कंडीशन श्रीलंका मुझे टफ हरीफ लग रहा है, आसान नहीं है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, अगरचे ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बट फिर भी हमें देखना है कि पाले किले में श्रीलंका को पकड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और अपने सारे मैचेस कोलंबो में खेलें, अब आपको पाले किले जाना पड़ेगा आफ्टर 1 मैच ऑफ अगेंस्ट न्यूजीलैंड।